ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 271। इलूसिया, तुम्हारा क्या मतलब है? इवान ने गंभीर स्वर में पूछा। मास्टर, सेरा ने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि उसने हथियार और कवच भेज दिया है जिसका वादा उसने मुझसे किया था। साथ ही उसने मुझसे गिल्ड के कुछ लोगों को, जो डार्क गिल्ड के सदस्य भी हैं, नेफ्लियम शहर में भेजने के लिए कहा। उसके अनुसार वे शहर पर अंदर से हमला करने की योजना बना रहे हैं, जब शहर के शिकारी राक्षस ज्वार से निपटने में व्यस्त होंगे। इलूसिया ने जल्दबाजी में इवान से कहा। सेक्रेड हॉट गिल्ड में सभी लोग इलूसिया की तरह डार्क गिल्ड के सदस्य नहीं हैं। अधिकांश लोग सामान्य शिकारी हैं और केवल लगभग 20% सदस्य ही डार्क गिल्ड का हिस्सा हैं। जब इवान ने इलूसिया की बात सुनी तो वह दंग रह गया और पंजीकरण भवन के बाहर रुक गया। अंदर जाने के बजाय वह एक कोने में चला गया। इलूसिया, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाओ, इवान ने उससे गंभीर स्वर में पूछा। मुझे भी विवरण के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह राक्षस ज्वार प्राकृतिक नहीं है और किसी तरह डार्क गिल्ड से संबंधित है। जहां तक मुझे पता है, डार्क गिल्ड का एक और एस रैंक शिकारी इस राक्षस ज्वार के लिए जिम्मेदार है। वे शहर पर अंदर से हमला करने की योजना बना रहे हैं, जबकि शहर के अधिकांश शिकारी राक्षस ज्वार के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त होंगे। इलूसिया ने इवान से कहा। वे राक्षस ज्वार कैसे पैदा कर सकते हैं? इवान ने चौंकते हुए कहा कि राक्षस ज्वार प्राकृतिक नहीं है। आप गिल्ड के किसी भी सदस्य को यहाँ भेजने के लिए सहमत नहीं थे, है न? चिंता मत करो मास्टर, मैंने बहाना बनाया कि वर्तमान में हम एक कालकोठरी से निपट रहे हैं और उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, इलूसिया ने आश्वस्त करते हुए कहा। अच्छा, अगर आप किसी को भेजते तो ये हमारे लिए परेशानी भरा होता और वे शिकारी संघ द्वारा पकड़े जाते, इवान ने राहत की सांस लेते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि वे कब हमला करने की योजना बना रहे हैं या कितने लोग हैं? इवान ने कुछ देर सोचने के बाद इलूसिया से पूछा। सेरा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया। अगर उसने जो कहा वह सच है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि डार्क गिल्ड के अचानक हमले के कारण हजारों लोग मारे जाएंगे। दुनिया में हर कोई शिकारी नहीं है और शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग सामान्य लोग हैं। अगर डार्क गिल्ड के लोग अचानक शहर के अंदर उत्पात मचाने लगे तो उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। जानकारी के लिए धन्यवाद इल्यूसिया, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इवान ने इल्यूसिया को धन्यवाद दिया और छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। वह कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और गहरी सोच में डूबा रहा। हालांकि इल्यूसिया ने उसे बताया कि डार्क गिल्ड शहर पर हमला करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इस जानकारी का क्या करना चाहिए। वह शिकारी संघ में जाकर यह नहीं कह सकता कि अरे डार्क गिल्ड शहर में अराजकता फैलाने वाला है, इसलिए कुछ करो। अगर वह उन्हें सूचित करता है तो उसे जानकारी का स्रोत भी बताना होगा, जो उसके लिए सुविधाजनक नहीं है। अरे, मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने अपने माथे को रगड़ते हुए सोचा। ओह ठीक है, मैं उसे बता सकता हूँ। इवान को अचानक एक निश्चित दिमागी रूप से मृत महिला के बारे में ख्याल आया और उसने अपना फ़ोन निकाला। उसने वैलेरी को फ़ोन किया और उसके फ़ोन उठाने का इंतजार किया। उसने वैलेरी को डार्क गिल्ड से संबंधित कुछ जानकारी पहले ही बता दी थी, इसलिए अगर वह उसे ये सारी बातें बता भी देता है तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा वह एक एस रैंक के शिकारी की बेटी है। अगर वह उसे यह जानकारी देता है और वह अपने पिता से कार्रवाई करने के लिए कहती है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे डार्क गिल्ड को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। डार्क गिल्ड लंबे समय से वैलेरी को निशाना बना रहा है, इसलिए इवान की नज़र में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वैलेरी के पिता इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। नमस्ते। वैलेरी को फ़ोन उठाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वैलेरी, मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इवान ने कहा और जल्दी से उसे बताया कि डार्क गिल्ड क्या योजना बना रहा है। वैलेरी कुछ दस्तावेज़ों की जांच कर रही थी जब उसने इवान का फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही इवान की गंभीर आवाज़ सुनकर वह हैरान रह गई, लेकिन इवान ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम गंभीर हो? वैलेरी ने पूछा। उम्मीद है कि इवान सिर्फ मजाक कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है? मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये जानकारी सीधे शिकारी संघ को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानकारी के स्रोत का खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह जानकारी तुम्हारे गिल्ड के जरिए आई है तो कोई भी जानकारी के स्रोत के बारे में नहीं पूछेगा। तो अब आगे बढ़ो और अपने बड़े बॉस पिता की हैसियत का इस्तेमाल करके नेफलियाम शहर के अधिकारियों को इस बारे में सूचित करो। वैलेरी की बात सुनने के बाद इवान ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि जाकर उन्हें सूचित करो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गोभी की कीमत बताने के लिए कह रहे हो? मैं उन्हें इस तरह की किसी चीज़ के बारे में बिना ये पुष्टि किए कैसे सूचित कर सकता हूँ कि यह सच है या नहीं? क्या होगा अगर यह जानकारी गलत निकली?
मैं अपने गिल्ड की प्रतिष्ठा के साथ जुआ नहीं खेल सकती, वैलेरी ने चिल्लाकर निराश होकर कहा कि इवान अचानक उसे इतने गंभीर मामले से निपटने के लिए कह रहा है। तो तुम कुछ नहीं करने जा रही हो? इवान ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए उससे पूछा। पहले, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो साबित कर सके कि तुमने जो कहा वह सच है? वैलेरी ने गहरी सांस लेते हुए इवान से पूछा। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और इससे पहले कि तुम पूछो, मैं तुम्हें ये स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं तुम्हें जानकारी का स्रोत नहीं बताने जा रही हूं, इसलिए अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस जानकारी के साथ क्या करना चाहती हो, इवान ने कहा और वैलेरी का जवाब सुने बिना कॉल समाप्त कर दी। वैलेरी ने चकित भाव से अपने फ़ोन को देखा, उसे लगा कि इवान ने अपना काम उसके कंधों पर डाल दिया है। ये कमीना, वैलेरी ने अपने फ़ोन को देखते हुए अपने दांत पीस लिए। उसे यकीन नहीं था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वह नेफ्लियम शहर के अधिकारियों को सूचित करती है और जानकारी गलत निकलती है, तो यह उनके गिल्ड की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से वह बोल रहा था, ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा था। वैलेरी ने बड़बड़ाते हुए गहरी सांस ली। उसने कालकोठरी के प्रकोप के बारे में जो जानकारी दी थी, वह भी सच थी। जब हमने एफ रैंक के कालकोठरी में वह औषधि गिराई, तो वास्तव में प्रकोप हुआ था। वैलेरी खड़ी हुई और उस कमरे से बाहर चली गई, जहां वह दस्तावेजों की जांच कर रही थी। अगर उसने जो कहा वह सच है और मैं उन्हें सूचित नहीं करती हूं, तो संभावना है कि डार्क गिल्ड के अचानक हमले के कारण हजारों लोग मर जाएंगे। वैलेरी ने लिफ्ट ली और अपने गिल्ड भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर चली गई। ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वह गलियारे के अंत में चली गई जहां एक कार्यालय कक्ष स्थित था। दस्तक, दस्तक, उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और बाहर इंतजार करने लगी। अंदर आइए, दस्तक देने के कुछ देर बाद ही एक परिपक्व व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी और वैलेरी कमरे में दाखिल हुआ। कमरा काफ़ी बड़ा था और उसे कई तरह की चीज़ों से सजाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ें थीं लाल रंग की लंबी तलवार और एक चांदी के रंग का कवच जो कमरे की दाहिनी दीवार पर लटका हुआ था। लंबी तलवार और कवच के चारों ओर एक असाधारण आभा थी और वे दोनों ही असली एस रैंक की कलाकृतियां थीं। कमरे की पिछली दीवार शुद्ध कांच से बनी थी जहां से लोग एस्ट्रेट शहर का पूरा नज़ारा देख सकते थे। कांच की दीवार के सामने एक मेज और एक कुर्सी रखी हुई थी। कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ कुछ दस्तावेज देख रहा था। वह आदमी 40 के आसपास का लग रहा था। उसके बाल चांदी के रंग के सफ़ेद और आंखें बैंगनी रंग की थीं। उसने चश्मा पहना हुआ था जो उसके गरिमा में दिखने वाले सुंदर चेहरे के साथ काफ़ी मेल खा रहा था। उसके चारों ओर का आभामंडल बहुत शांत था, लेकिन ध्यान से देखने पर लोगों को उसे देखते समय खतरे का एहसास होगा। वह एस रैंक का शिकारी है और सिल्वर स्टार गिल्ड सेबेस्टियन का गिल्ड मास्टर है। कदमों की आवाज़ सुनकर उसने दस्तावेजों को देखना बंद कर दिया और वैलेरी की ओर देखा जो अभी अभी अंदर आई थी। आज यहाँ आकर मुझसे मिलने का समय तुम्हें कैसे मिला? सेबेस्टियन ने वैलेरी की ओर ऐसे देखते हुए पूछा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। क्या मैं कल ही तुमसे मिलने नहीं आया था? वैलेरी ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। तुम आए थे? क्षमा करें, मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे लिए कुछ चीज़ों को भूल जाना सामान्य बात है, सेबेस्टियन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। तुम बहुत बूढ़े हो, तुम सिर्फ 40 साल के हो और एक एस रैंक शिकारी हो जो आसानी से लगभग 300 साल तक जीवित रह सकता है, वैलेरी ने अपने मन में चिल्लाया क्योंकि वह जानती थी कि वह उसे धोखा देने के लिए बस अभिनय कर रहा है। बुढ़ापे का बहाना बनाकर वह गिल्ड मास्टर के रूप में अपना पद उसे सौंपना चाहता है ताकि उसे गिल्ड के कागजी काम न संभालने पड़ें। बकवास बंद करो पिताजी, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, वैलेरी ने गंभीर स्वर में कहा और सेबेस्टियन को वह सब कुछ बताया जो इवान ने उससे कहा था। वैलेरी की बात सुनकर सेबेस्टियन के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई क्योंकि शहर पर हमला कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम्हें ये जानकारी उस बच्चे इवान से एक बार फिर मिली? सेबेस्टियन ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाते हुए पूछा। 2 दिन पहले वैलेरी ने उसे हमले के कारण के बारे में बताया था, कालकोठरी में विस्फोट, और उसे बताया कि उसे अकादमी से अपने एक मित्र से यह जानकारी मिली है। सेबेस्टियन वैलेरी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और जब उन्होंने एफ रैंक के कालकोठरी में दुर्गंधयुक्त धुंध का स्वाद चखा तो वास्तव में विस्फोट हो गया। आप जानते हैं कि यह जानकारी कालकोठरी में विस्फोट की जानकारी से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि अगर आपने अभी जो कहा वह सच है, तो हजारों लोगों की जान दांव पर लगी है ना? सेबेस्टियन ने वैलेरी की ओर देखते हुए पूछा। सेबेस्टियन की बात सुनकर वैलेरी ने अपना सिर हिलाया। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि वह सच कह रहा है? सेबेस्टियन ने एक बार फिर उससे पूछा। वैलेरी कुछ देर चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। उसके पास हमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, और अगर यह जानकारी गलत भी निकली तो भी इससे हमें कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर यह सच है तो हम कई लोगों को बचा पाएंगे और साथ ही हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सेबेस्टियन वैलेरी की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा और बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम जा सकती हो।
मैं नेफ्लियम शहर के अधिकारियों को इस बारे में सूचित करूंगा। सेबेस्टियन की बात सुनकर वैलेरी उठ खड़ा हुआ और कार्यालय से बाहर चला गया। वैलेरी के जाने के बाद सेबेस्टियन खड़ा हुआ और कमरे की कांच की दीवार की ओर चला गया और वहां से एस्टाटे शहर को देखने लगा। वह बच्चा कितने रहस्य छिपा रहा है, सेबेस्टियन ने अपना फ़ोन निकालते हुए और एक तस्वीर देखते हुए बुदबुदाया। तस्वीर एक आइस ट्रोल की थी जिसका सिर नहीं था। वैलेरी और उस बच्चे द्वारा पिछली बार इसे साफ करने के बाद से फ्रॉस्टवर्ल्ड डंगोन अभी भी बरामद नहीं हुआ है। उसके अनुसार उन्हें 5वीं मंजिल पर एक आइस ट्रोल का सामना करना पड़ा और डंगोन से निकलने के कुछ दिनों बाद उस बच्चे ने शहर के प्लाजा में एक आइस ट्रोल का शव बेच दिया। क्या यह एक संयोग है? सेबेस्टियन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। लगता है मुझे जल्द ही उससे मिलना होगा, सेबेस्टियन ने इवान के साथ मीटिंग की व्यवस्था करने के बारे में सोचते हुए कहा। अगर यह जानकारी सच निकली तो वह बूढ़ा कमीना मुझे बहुत बड़ा झटका देगा। अगर वह मुझसे पूछे कि मुझे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के बदले में क्या चाहिए तो मैं उसे कुछ समय के लिए अपने वेटर के रूप में काम करने के लिए कह सकता हूं, सेबेस्टियन ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा और एक फ़ोन नंबर डायल किया। कॉल समाप्त करने के बाद इवान ने आह भरी। उसे यकीन था कि अब जब वैलेरी को डार्क गिल्ड की योजना के बारे में पता चल गया है तो वह चुपचाप बैठकर उन्हें सफल होते नहीं देखेगी। लेकिन वह ये भी जानता था कि उन्हें पूरी तरह से रोकना और हताहतों से बचना असंभव है। उन्हें नहीं पता कि डार्क गिल्ड के लोग कब शहर पर हमला करेंगे। उन्हें ये भी नहीं पता कि डार्क गिल्ड के कितने सदस्य शहर या उस जगह पर हमला करेंगे जिसे वे निशाना बनाएंगे। नेफ्लियम शहर बहुत बड़ा है और इतने कम समय में उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। इसके अलावा अधिकांश शिकारी वर्तमान में राक्षस ज्वार की तैयारी कर रहे हैं। भले ही उन्हें पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर वैलेरी उन्हें डार्क गिल्ड की योजना के बारे में बताती है तो शिकारी संघ हताहतों की संख्या को कम करने में सक्षम होगा। इवान ने सोचा और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वह सिर्फ एक डी जोड़ रैंक का शिकारी है और इस स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकता। पहले रजिस्टर करते हैं, इवान ने खुद से कहा और रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग की ओर चल दिया। जब वह बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो उसने शिकारियों के कुछ समूह देखे जो आपस में बात कर रहे थे। इवान ने इधर उधर देखा और रिसेप्शन देखने के बाद वह उसकी ओर चल पड़ा। रिसेप्शनिस्ट एक पुरुष सी रैंक शिकारी था जो अपने चेहरे पर नींद भरी नज़र के साथ वहां बैठा था। ये देखकर कि यह एक पुरुष रिसेप्शनिस्ट है, इवान ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या इरोआ दुनिया के लोगों को महिला रिसेप्शनिस्ट से कुछ परेशानी है। वह चाहे जहां भी जाए उसे कभी भी ऐसी रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलती जो एक आकर्षक दिखने वाली बड़ी बहन हो और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपका स्वागत करती हो। चाहे वह सिटी प्लाजा, होटल या अब इस रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग का रिसेप्शनिस्ट हो, वह जहां भी जाता है रिसेप्शनिस्ट हमेशा एक पुरुष ही होता है। और यह सी रैंक का रिसेप्शनिस्ट सबसे बुरा है। वह वहां ऐसे बैठा है जैसे वह किसी भी पल सो जाएगा। यहाँ रजिस्टर करने आए लोग एक ऐसे व्यक्ति को देखकर कैसे प्रेरित महसूस कर सकते हैं जो नींद की कमी से पीड़ित दिखता है। जब इवान काउंटर के सामने पहुंचा तब भी रिसेप्शनिस्ट ने उसे नहीं देखा और अपनी आंखें बंद न करने की पूरी कोशिश करते हुए वहीं बैठा रहा। इवान ने एक बार फिर आह भरी और महसूस किया कि इस कैंप का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। उसने हल्के से काउंटर पर अपनी मुट्ठी पटकी। अचानक आवाज़ सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक गया और जल्दी से खड़ा हो गया। क्या आप मुझे अपना पंजीकरण कराने में मदद कर सकते हैं? इवान ने रिसेप्शनिस्ट से अपना हंटर कार्ड देते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने इवान को अजीब तरह से देखा और अपना सिर हिलाया। उसने इवान का हंटर कार्ड लिया और उसे पंजीकृत कर दिया। जब उसने इवान की रैंक देखी तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा क्योंकि उस समय वह बहुत नींद में था और इस बात की परवाह करने के मूड में नहीं था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसके पंजीकृत होने के बाद कंप्यूटर ने बेतरतीब ढंग से एक टीम का चयन किया और इवान को उसमें डाल दिया। रिसेप्शनिस्ट ने इवान से कहा, मुझे अपना ब्रेसलेट दो, मैं इसमें तुम्हारी टीम की संपर्क जानकारी जोड़ दूंगा। इवान ने अपना ब्रेसलेट उतारकर उसे दे दिया। आपकी टीम में 4 अन्य लोग हैं। 4 घंटे के बाद कैंप के आसपास के इलाके में गश्त करने की आपकी टीम की बारी होगी। अगर आप चाहें तो अगले 4 घंटे आराम कर सकते हैं या कैंप के चारों ओर जाकर देख सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और एक बार फिर बैठ गया। मैंने आपके ब्रेसलेट में आपके कमरे के निर्देशांक पहले ही जोड़ दिए हैं। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो बस निर्देशांक का पालन करें और आप वहां पहुंच जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। इवान ने यह देखकर अपना सिर हिलाया कि यह आदमी कितना अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे इमारत से बाहर निकल गया। उसे कैंप के चारों ओर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने निर्देशांक का पालन किया और एक मंजिला इमारत में पहुंच गया। निर्देशांक के साथ साथ उसके ब्रेसलेट स्क्रीन पर कमरा 3 लिखा हुआ था। वह इमारत में दाखिल हुआ और देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर कई कमरे थे। उसने कमरों को देखा और कमरा 3 पाकर वह उसकी ओर चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था और दरवाजे पर एक डिवाइस लगी हुई थी। इवान ने अपने ब्रेसलेट से डिवाइस को छुआ और कमरे का दरवाज़ा खुल गया।
कमरा कुछ खास नहीं था, उसमें बस एक साधारण सा दिखने वाला बिस्तर था और उसके साथ एक छोटा सा बाथरूम भी था। इवान को ऐसा साधारण सा कमरा देखकर कोई परेशानी नहीं हुई। फ्रेश होने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया और रिसेप्शनिस्ट द्वारा पहले जोड़ी गई अपनी टीम के साथियों की जानकारी खोली। उसके अलावा उसकी टीम में 4 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला। जब उसने उनकी जानकारी देखी तो उसे आश्चर्य हुआ कि वे चारों क्लियर स्काई अकादमी से थे, जो नेफ्लियम शहर में स्थित है। लेकिन उसे इन चारों लोगों के स्तर पर आश्चर्य हुआ। टीम सोफी की महिला शिकारी बी जोड़ रैंक की शिकारी है, जबकि अन्य 3 बी रैंक की शिकारी हैं। वह हैरान था क्योंकि एस्टार्ट अकादमी में केवल वैलेरी और लियोन ही बी रैंक तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ क्लियर स्काई अकादमी के पहले 4 छात्र जिनसे वह मिला वे भी बी रैंक के हैं। उनका स्तर इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें किस तरह की चमत्कारी वस्तु मिली जिससे उन्हें अपना स्तर बढ़ाने में मदद मिली। उसके अन्य 3 साथियों के नाम मार्क, डेविड और कैलेब थे। वे क्लियर स्काई अकादमी के सबसे अच्छे छात्र होंगे। इवान ने बड़बड़ाते हुए अपने ब्रेसलेट की स्क्रीन बंद कर दी। स्क्रीन बंद करने के बाद उसने अपने फ़ोन पर अलार्म सेट किया और सो गया। करीब 3.5 घंटे बाद इवान अलार्म की वजह से जाग गया। जागने के बाद उसने अपना चेहरा धोया और कुछ खाया। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसकी कलाई पर मौजूद ब्रेसलेट हिलने लगा। जब इवान ने उसे देखा तो उसने देखा कि उसे सोफी से एक संदेश मिला है। वह अपनी टीम के सभी सदस्यों से कैंप के उत्तरी गेट पर इकट्ठा होने के लिए कह रही थी क्योंकि अब आसपास के इलाकों में गश्त करने की बारी उनकी है। अध्याय 274 समस्याग्रस्त टीम के सदस्य भाग 2। इवान अपने कमरे से बाहर निकला और इमारत से बाहर निकलकर कैंप के उत्तरी गेट की ओर चला गया जहां सोफी ने उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहा था। जाने से पहले उसने अपने कपड़े बदले और पूरे शरीर पर काले रंग का चमड़े का कवच पहना। यह एक बी जोड़ रैंक का कवच था जो उसे जैक की स्टोरेज रिंग से मिला था। कवच का रंग बिल्कुल काला था और कवच की बांह की आस्तीन में नुकीले स्पाइक्स लगे हुए थे जो इसे एक खतरनाक रूप दे रहे थे। नाइट स्पाइक बी जोड़ रैंक एक काले खूनी भेड़िए के चमड़े से बना कवच। पहनने वाले को मिलने वाली सभी शारीरिक और जादुई क्षति को 20% तक कम करता है और उपयोगकर्ता की चपलता को 10% तक बढ़ाता है। स्पाइक्स के साथ हमला करते समय आपके दुश्मन पर ब्लीड इफेक्ट होने की 5% संभावना होती है। कवच के अलावा उसे जैक की स्टोरेज रिंग में एक बी जोड़ रैंक का भाला भी मिला। इवान ने वह भाला एलिसिया को दे दिया क्योंकि उसे भाला इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से एलिसिया भाले के साथ भी काफ़ी अच्छी थी। उत्तरी द्वार उसकी इमारत से बहुत दूर नहीं था और वह कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 लोग खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। एक महिला थी और दूसरा पुरुष। महिला की उम्र लगभग 20 साल लग रही थी। उसके लंबे भूरे बाल पोनीटेल स्टाइल में बंधे हुए थे और उसने काले रंग का टॉप और काले रंग की शॉर्ट्स पहनी हुई थी जिससे उसकी लंबी टांगें दिख रही थीं। उसकी कमर के बाएं और दाएं दोनों तरफ 2 खंजर लगे हुए थे। उसे देखते ही इवान अनुमान लगा सकता है कि उसकी कक्षा एक हत्यारे से निकटता से संबंधित है। नर भी उसकी ही उम्र का था और एक विशाल ढाल पकड़े हुए था जो किसी खेल के संरक्षक चरित्र की तरह दिख रहा था। जब इवान उनकी ओर बढ़ा तो उन्होंने भी उसे देखा। तो तुम बहादुर हो जो केवल डी जोड़ रैंक के शिकारी होने के बावजूद यहाँ आए हो, पुरुष शिकारी ने इवान को आंकते हुए कहा। इवान को अजीब लगा जब उसे बहादुर कहा गया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। मैं मार्क हूँ, टीम का संरक्षक। जब तक तुम मेरे पीछे रहोगे, तुम्हें घायल होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, मार्क ने अपनी छाती थपथपाते हुए घमंडी आवाज़ में कहा। इवान उसे सुनने के बाद शब्दों के लिए खो गया और कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। मार्क, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तुम्हारा अभिभावक परिसर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, सोफी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसने इवान की ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराई। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसके दिमाग में बस कुछ गड़बड़ है। इसकी चिंता मत करो, मैं देख सकता हूँ, इवान ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मार्क ने सोफी को घूरते हुए कहा। तुम्हारा वर्ग तलवारबाज है, लेकिन तलवार का इस्तेमाल करने के बजाय तुम अपने साथ यह विशाल ढाल लेकर चल रहे हो। सोफी ने अपने खंजरों का इस्तेमाल करते हुए उस पर लगभग हमला करते हुए चिल्लाते हुए कहा, किस कोण से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है? इवान पूरी तरह से अवाक था और मार्क को देखकर सोच रहा था कि वह किस तरह का तलवारबाज है। तुम सिर्फ एक स्टॉकर हो जो लोगों को मारना पसंद करता है, इसलिए तुम्हें पहरेदार होने की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मार्क ने अपनी ढाल थपथपाते हुए सोफी से कहा। कमीने, तुम स्टॉकर किसे कह रहे हो? मैं एक हत्यारा हूँ, सोफी ने उसका गला काटने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए चिल्लाया। हाँ, स्टॉकर, हत्यारा या जो भी हो, मार्क ने अपना हाथ हिलाते हुए सोफी से कहा। इवान बस वहीं खड़ा रहा और उसे नहीं पता था कि क्या करना है।
अगर वह कुछ कहना भी चाहता था तो उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उनके जैसे अजीब साथी मिलेंगे, लेकिन कम से कम उन्हें मेरी रैंक की परवाह नहीं थी, इवान ने सोचा और थोड़ा मुस्कुराया। सोफी और मार्क को देखकर उसे लगा कि वह एक्वा और नेक्रोस को देख रहा है जो उनकी तरह ही लड़ते हैं। अचानक इवान को कुछ महसूस हुआ और उसने अपने पीछे देखा। जब उसने वहां देखा तो उसने दो लोगों को अपनी ओर आते देखा। जब इवान ने उन्हें देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने उनमें से एक व्यक्ति को पहचान लिया जो उनकी ओर आ रहा था। क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स है? इवान ने एक व्यक्ति को देखते हुए सोचा। ये वही व्यक्ति था जिसे इवान ने कुछ मिशन पॉइंट प्राप्त करने के बाद पहली बार वीआर का उपयोग करते समय हराया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उसने खुद को उस समय क्लियर स्काई अकादमी के छात्रों में से एक के रूप में पेश किया था, इवान ने सोचा जब डेविड और कालेब वहां पहुंचे। तुम दोनों अभी भी लड़ रहे हो। अगर लोगों ने तुम्हें इस तरह लड़ते हुए देखा तो ये तुम्हारी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा, डेविड ने वहां आने के बाद सोफी और मार्क से कहा। वह सार्वजनिक छवि के बारे में सोच रहा है, भले ही हम जंगल में हैं। इवान अवाक रह गया और उसने पुष्टि की कि इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स है। इवान ने आखिरी आदमी की ओर देखा जिसके छोटे काले बाल थे और चेहरा सुंदर था। उस आदमी को देखकर उसने सोचा कि क्या इस आदमी को भी बाकी दो पुरुषों की तरह कोई समस्या है। चिंता मत करो, मैं सामान्य हूं, जैसे कि वह इवान के दिमाग को पढ़ सकता है, कैलेब ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा। इवान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने देखा कि कैलेब यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह क्या सोच रहा है। नमस्ते, मैं इवान हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इवान ने कैलेब से अपना परिचय देते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं कैलेब हूं, कैलेब ने भी इवान से हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। कम से कम वह टीम के बाकी दो पुरुषों की तरह तो नहीं है, इवान ने सोचा और अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की। लेकिन जब उसने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की तो उसने देखा कि कैलेब अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था और वह उसे वापस खींचने में सक्षम नहीं था। वह उससे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहने ही वाला था कि कैलेब ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम भी मेरी तरह ही काफ़ी सुंदर हो। तुम मेरे कमरे में बाद में आने के बारे में क्या सोचते हो? मैं तुमसे कुछ स्किन केयर उत्पादों के बारे में पूछना चाहता हूँ। इवान का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और वह जो कुछ भी सुन रहा था उसे समझ नहीं पा रहा था। जब वह होश में आया और कैलेब की सार्थक मुस्कान देखी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह चिल्लाना चाहता था कि जब वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है तो वह खुद को सामान्य कैसे कह सकता है। ये सभी लोग पागल हैं। अध्याय 275 उसकी असली ताकत की झलक दिखाना, भाग 1। सोफी और अन्य लोग शिविर से निकलकर उसके चारों ओर गश्त करने लगे। आधी रात हो चुकी थी और उन्हें 5 घंटे तक गश्त करनी थी जब तक कि सूरज फिर से न उग जाए। सोफी आगे चल रही थी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उनके आगे जासूसी कर रही थी। एक हत्यारे के रूप में वह अपनी उच्च चपलता और चुपके क्षमताओं के साथ जासूसी करने में बहुत अच्छी थी। इवान मार्क के बगल में चल रहा था। शिविर से निकलने के तुरंत बाद मार्क ने उसे अपने बगल में चलने के लिए कहा ताकि वह उसे किसी भी राक्षस से बचा सके। उसका अभिभावक परिसर बहुत ऊंचा है। डेविड और कालेब उनसे थोड़ी दूर पीछे चल रहे थे और वे काफी लापरवाह दिख रहे थे। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे आधी रात को टहलने निकले हैं। इवान को गश्त के बारे में सुनते ही एक बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने मार्क से पूछा जो उसके बगल में चल रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शहर की दीवारों से 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में ज्यादातर राक्षसों को पहले ही दूसरे शिकारियों द्वारा रक्षा शिविर और संरचनाएं बनाते समय मार दिया जाना चाहिए था। दूसरे राक्षसों के यहाँ आने का एकमात्र रास्ता जंगल के गहरे इलाके से है, लेकिन यहाँ आने के लिए उन्हें हमारे सामने बने एस और ए रैंक के रक्षात्मक शिविर से गुजरना होगा, है न? इवान ने जो कहा उसे सुनकर मार्क ने अपना सिर हिलाया और समझ गया कि वह क्या पूछना चाहता था। तुम जानना चाहते हो कि चूंकि हमारे आगे 2 शिविर हैं, इसलिए हमें यहाँ गश्त क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर राक्षस उनके द्वारा मारे जाएंगे और यहाँ नहीं आएंगे, है न? इवान ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यह वास्तव में वह सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। भले ही हमारे आगे 2 शिविर हैं, लेकिन वे ए रैंक से नीचे के किसी भी राक्षस को नहीं रोकेंगे, इसलिए ए रैंक से नीचे के सभी राक्षस यहाँ आ सकते हैं। इवान मार्क की बात सुनकर दंग रह गया और उसके आगे समझाने का इंतजार करने लगा। हमने अनुमान लगाया था कि राक्षस ज्वार अब से लगभग 35 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन ये केवल अनुमानित समय है। ये संभव है कि यह 5 घंटे बाद ही यहाँ पहुँच जाए। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि शिकारी हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहें, सामने से उच्च स्तर के शिकारी किसी भी राक्षस को नहीं रोकेंगे जो ए रैंक से नीचे है, ताकि शिकारी सुस्त न पड़ें और हर समय राक्षस ज्वार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहें। यदि वे सभी राक्षसों को खुद ही रोक देते हैं तो अन्य शिविरों में शिकारी इस समय आराम से रहेंगे, और यदि राक्षस ज्वार हमारी अपेक्षा से पहले यहाँ आ जाता है तो वे ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में जब सैकड़ों हजारों लोगों की जान खतरे में है, हम लापरवाह नहीं हो सकते, है न?
मार्क ने इवान से कहा, जिसके चेहरे पर समझदारी भरी नजर थी। वह समझ सकता है कि मार्क क्या कह रहा था। आखिरकार, यदि सामने के शिविर उनके लिए सभी राक्षसों को रोक देते हैं, तो पीछे के लोगों को कोई दबाव महसूस नहीं होगा। इस मामले में अन्य रक्षात्मक शिविरों के अधिकांश लोग अगर समय से पहले यहाँ राक्षस ज्वार आ जाए तो ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही हम राक्षसों का सामना करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं एक विश्वसनीय रक्षक हूं, आप जानते हैं। जब मार्क ने देखा कि इवान उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूबा हुआ है तो उसने अपनी छाती थपथपाई और सोचा कि इवान राक्षसों से डरता है। मार्क की बात सुनकर इवान ने बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हमसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर 4 बी रैंक भेड़ियों का एक छोटा समूह है। अचानक सोफी एक पेड़ से नीचे कूद गई और उनसे कहा, तो चलो, मैं आगे रहूंगी और उनका ध्यान आकर्षित करूंगी। सोफी की बात सुनकर मार्क की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। बंद करो मार्क, सोफी ने कहा, और इस बार उसकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। सोफी की बात सुनकर मार्क रुक गया और जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। क्या? मार्क ने उलझन भरी आवाज़ में पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वह इतनी गंभीर क्यों थी। सोफी ने मार्क को अनदेखा किया और इवान की ओर देखा। इवान, मुझे नहीं पता कि तुम डी जोर रैंक के शिकारी होने के बावजूद बी रैंक जोन में कैसे शामिल हो पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अकादमी के शिक्षक तुम्हें बिना किसी अच्छे कारण के यहाँ भेजेंगे। राक्षस ज्वार के दौरान हमें एक क्षेत्र सौंपा जाएगा और हमें उस क्षेत्र की रक्षा करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। मुझे पता है कि भले ही हमारी टीम के लोग सामान्य नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मॉन्स्टर टाइड के दौरान कोई दुर्घटना घटे। तो क्या तुम कम से कम हमें अपनी ताकत के बारे में कुछ बता सकते हो ताकि हम साथ मिलकर ठीक से काम कर सकें? सोफी ने उसे गहराई से देखते हुए कहा। इवान ने जब उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब एडवर्ड ने उन्हें बताया कि वे टीम में काम करेंगे तो उसे वास्तव में कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी। आखिरकार, एक टीम में काम करने के लिए आपको अपने साथियों के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ता है। जिस तरह से डेविड और दूसरे एक दूसरे से बात करते हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वे एक दूसरे से परिचित हैं और अतीत में एक साथ काम भी कर चुके हैं। साथ ही, उनकी ताकत में कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे सभी बी रैंक पर हैं। वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो टीम में नया है और उसकी डी जोर रैंक काफ़ी अजीब है। गलत मत समझो, मैं डी जोर रैंक के शिकारी होने के कारण तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मॉन्स्टर टाइड के दौरान कुछ बुरा न हो, सोफी ने कहा जब इवान ने जवाब नहीं दिया तुरंत। चिंता मत करो, मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, इवान ने कहा और सोफी के कहे अनुसार उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। उसने भेड़ियों के समूह को देखा। लेकिन तुम लोगों को अपनी ताकत के बारे में बताने के बजाय ये बेहतर होगा कि मैं इसे तुम्हें दिखाऊं, है ना? क्या तुम निश्चित हो वे 4 बी रैंक के राक्षस हैं? सोफी ने भेड़ियों के समूह की ओर बढ़ते हुए इवान से पूछा। भले ही उसने सोचा कि इवान सामान्य नहीं है क्योंकि वह अपनी वर्तमान रैंक के साथ बी रैंक जोन में शामिल होने में सक्षम था, वह ये सोचकर असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह अकेले भेड़ियों के झुंड का सामना करना चाहता है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। चूंकि हम साथ मिलकर काम करेंगे इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं ताकि हम राक्षस ज्वार के खिलाफ ठीक से लड़ सकें, इवान ने भेड़ियों से लगभग 100 मीटर दूर रुकते हुए कहा। तुम लोग यहीं रहो और शो देखो, इवान ने कहा और अकेले आगे बढ़ गया। मार्क ने चुपके से उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन सोफी ने उसे रोक दिया। मार्क ने एक उदास भाव दिखाया क्योंकि सोफी ने उसकी रक्षा करने की कला को दिखाने का उसका मौका बर्बाद कर दिया। डेविड ने सब कुछ ऐसे देखा जैसे वह कोई फिल्म देख रहा हो। दूसरी ओर कैलेब की निगाहें इवान पर केंद्रित थीं। किसी कारण से वह अजीब महसूस कर रहा था और उसकी आंखों में इवान 4 बी रैंक भेड़ियों का सामना करते हुए काफ़ी मर्दाना लग रहा था। इवान ने अपनी पीठ के पीछे से एक गर्म नज़र महसूस की और बिना पीछे मुड़े भी वह जानता था कि वह नज़र किसकी है, लेकिन उसने फिलहाल इसे अनदेखा करने का फैसला किया। ब्रर, जब 4 भेड़ियों के समूह ने देखा कि इवान उनकी ओर आ रहा है तो वे उस पर गुर्राने लगे। चारों भेड़िए 2 मीटर लंबे और 1 मीटर लंबे थे ऊंचे, वे मोटे हरे फर से ढके हुए थे और उनके मुंह में तीखे दांत भरे हुए थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी और वे इवान को ऐसे देख रहे थे जैसे वे स्वादिष्ट मांस के टुकड़े को देख रहे हों। लेकिन उन्होंने उस पर तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि वे सोफी और अन्य लोगों को उनके स्थान से बहुत दूर नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इवान के उनके पास आने का इंतजार किया। इवान भी समझ गया कि भेड़िए क्या सोच रहे थे, लेकिन वह उनके साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उनकी ओर चलते हुए उसने अपनी एक उंगली उनकी दिशा में उठाई और भेड़ियों में से एक की ओर एक छाया गोली चलाई। सी रैंक पर आगे बढ़ने के बाद उसके सभी कौशलों को शक्ति में बहुत बढ़ावा मिला, विशेष रूप से उसके छाया तत्व से संबंधित कौशल। गोली काली रोशनी की किरण की तरह चली और भेड़िए के सामने आ गई जो समूह के सामने खड़ा था।
भेड़िया चौंक गया और जल्दी से एक तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन भले ही उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की, लेकिन गोली उसके कंधे पर लगी। चीख! भेड़िए के दर्द से चीखने पर खून बहने लगा। जो हुआ उसे देखकर बाकी 3 भेड़िए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। हरे रंग के हवा के कण उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे और तीनों हरे रंग की रोशनी की लकीरों में बदल गए और इवान की ओर बढ़ गए। टेम्पोरल वेलोसिटी। भेड़िए हवा के तत्व का उपयोग करने के कारण बहुत तेज थे, लेकिन टेम्पोरल वेलोसिटी को सक्रिय करने के बाद इवान आसानी से उन्हें अपनी ओर आते हुए देख पाया। डेविड और अन्य लोगों की नज़र में तीनों भेड़िए एक पल में इवान के सामने आ गए और एक ही समय में अपने पंजों से उस पर वार किया। जब उन्हें लगा कि वह हमले से बच नहीं पाएगा, तो वे ये देखकर दंग रह गए कि इवान ने अपना शरीर नीचे झुका लिया और आखिरी क्षण में उनके हमले से बचते हुए उनके हमले के अंतराल से दूर कूद गया। उसी समय जैसे ही वह कूदा, उसकी परछाई अचानक फैल गई और दूसरे आयाम का द्वार खुल गया, साथ ही काले रंग का मोटा दरियाई घोड़ा भी। उसमें से तेज धार वाली पानी की एक लहर निकली और तीनों भेड़ियों को अपने में समा लिया, जो अभी भी हवा में थे। पानी की लहर के साथ तीनों भेड़िए आसमान में ऊपर चले गए और तेज धार वाली पानी की लहरों ने उनके शरीर को हर जगह से काट डाला, जिससे पानी की लहर का एक हिस्सा उनके खून से लाल हो गया। जब पानी की लहर गायब हो गई, तो तीनों भेड़ियों के शरीर, जो मौत के कगार पर थे और उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, आसमान से नीचे गिर गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जिस क्षण से भेड़िए इवान की ओर दौड़े थे, उस समय से लेकर अब तक केवल 5 सेकंड ही बीते थे, लेकिन उसकी ओर दौड़े तीनों भेड़िए पहले ही खत्म हो चुके थे। सोफी और अन्य लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे सोच रहे थे कि यह मोटा दरियाई घोड़ा कहाँ से आ गया। तीनों भेड़ियों की हालत देखकर इवान हैरान नहीं हुआ। एक्वा बी जोर रैंक पर था, जबकि तीनों भेड़िए बी रैंक पर थे। इसके अलावा वे एक्वा के आश्चर्यजनक हमले के लिए तैयार नहीं थे और उसके सबसे शक्तिशाली हमले में से एक की चपेट में आ गए, इसलिए उसकी नज़र में उन तीनों भेड़ियों का उस हमले का सामना करने के बाद गंभीर रूप से घायल होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। इवान की छाया गोली के कारण पीछे रह गए पहले भेड़िए के पैर ये देखकर कांप रहे थे कि उसके समूह के 3 सदस्य कितनी आसानी से गंभीर रूप से घायल हो गए और मौत के कगार पर पहुंच गए। एक्वा ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। जब भेड़िए ने देखा कि एक्वा उसे देख रहा है, तो वह भागना चाहता था, लेकिन भागने से पहले उसकी आंखों के सामने एक हरे रंग की तलवार की रोशनी चमक उठी और उसकी दृष्टि अंधेरे में डूब गई। इवान ने हवा के रोश की तलवार पकड़े हुए भेड़िए के सिरहीन शरीर को देखा। उन्हें खत्म करो, इवान ने पीछे देखे बिना कहा। इवान की बात सुनकर एक्वा ने अपना मुंह खोला और पानी की एक दबाव वाली तोप उन 3 भेड़ियों की ओर चली गई जो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़े थे। जब पानी की तोप ने उन पर हमला किया, तो भेड़ियों के शरीर उड़ गए और उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। वापस आओ, इवान ने कहा और एक्वा एक बार फिर उसकी छाया में गायब हो गया। एक्वा को वापस बुलाने के बाद इवान ने सोफी और अन्य लोगों को देखा और देखा कि उनके मुंह अभी भी खुले हुए थे। मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा शो आपको मेरी ताकत के बारे में एक मोटा अंदाजा देने के लिए पर्याप्त था। मैं आखिरकार बाहर आ गई हूँ, एलिस्ट्रिया ने आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया। नौसेना के बच्चे, अगर वे मुझे रोकना चाहते हैं तो वे अभी भी 1000 साल छोटे हैं। हा, एलिस्ट्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए और एक घमंडी बच्चे की तरह हंसते हुए कहा जिसने अभी अभी अपने माता पिता को बेवकूफ़ बनाया है। अपने सार क्लोनों में से एक से प्राप्त कुछ यादों को देखने के बाद वह अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए गेहेना साम्राज्य जाना चाहती थी, जो बैफोमेट द्वारा शासित साम्राज्य था। लेकिन जब वह वहां जाने के लिए टेलीपोर्टर का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके साम्राज्य के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी उसके साथ जाने पर जोर देते हैं। उनके साथ जाने का कारण ऐसा इसलिए नहीं था कि वे गेहेना साम्राज्य के अधिकारियों के साथ कुछ चर्चा करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि उनकी रानी एक परेशान करने वाली बच्ची की तरह है जो समस्याएं पैदा करना पसंद करती है। उन्हें डर था कि अगर वे उसे अकेले वहां जाने देंगे तो वह कुछ मूर्खतापूर्ण कारणों से गेहेना साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू कर सकती है। लेकिन एलिस्ट्रिया उन्हें अपने साथ लाने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वहां क्या होगा। वह जो जवाब चाहती थी उसे देखते हुए उसे पता था कि उसे बैफोमेट को कुछ पीटना पड़ेगा इससे पहले कि वह उसे सब कुछ बता दे। अगर वह अकेली वहां जाती है तो उसे खुद को सुरक्षित रखने का पूरा भरोसा है, लेकिन अगर वह उन्हें अपने साथ ले जाती है तो उसे यकीन नहीं था कि अगर कुछ बुरा होता है तो वह उन्हें सुरक्षित रख पाएगी। हालांकि उसके अधिकारी कमज़ोर नहीं हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी वे बैफोमेट के इलाके में जा रहे हैं। अगर बैफोमेट अपनी सेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो उनके लिए वहां से भागना बहुत मुश्किल होगा। एलिस्ट्रिया ने उनसे कहा कि वह वहां सिर्फ बातचीत करने जा रही है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उसके साथ जाने के अपने फैसले पर अड़े रहे। वे उसके साथ जाना चाहते थे क्योंकि पिछली बार जब वह अकेली बाहर गई थी तो क्या हुआ था। पिछली बार यह कहने के बाद कि वह टहलने जा रही है, वह ब्लडमून एम्पायर चली गई, जिस साम्राज्य पर एलिस्टेयर नाइटफॉल का शासन था, जिसे ब्लड मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है।
वहां जाकर उसने कुछ उच्च श्रेणी के पिशाचों को युद्ध के नाम पर पीटा। उसने उनके उत्थान का पूरी तरह से दुरुपयोग किया और उन्हें बार बार तब तक पीटा जब तक कि वे पूरी तरह से टूट नहीं गए। हालांकि ये 10 साल पहले की घटना है, लेकिन वे सभी पिशाच अभी भी आघात से पीड़ित हैं। इस घटना के बाद एलिस्टेयर नाइटफॉल इतना क्रोधित हो गया कि उसने लगभग कल्पित बॉनों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। अब वह कह रही है कि वह बैफोमेट से बात करने जा रही है। अगर वे उस पर विश्वास करते हैं तो वे मूर्ख होंगे। वे नहीं चाहते कि वह राक्षसों के साथ युद्ध शुरू करे। ये देखकर कि उसके अधिकारी कितने दृढ़ थे, एलिस्ट्रिया ने अपनी यात्रा को स्थगित करने और गुप्त रूप से गेहेना साम्राज्य में जाने का फैसला किया। 20 दिनों से अधिक समय के बाद वह आखिरकार चुपके से बाहर निकलने में सक्षम हो गई और अब गेहेना साम्राज्य जा रही है। कुछ समय तक उड़ान भरने के बाद एलिस्ट्रिया एक पहाड़ के पास एक सुनसान इलाके में उतरी। यह इलाका पूरी तरह से सुनसान था और एलिस्ट्रिया के अलावा इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था। पहाड़ के बीच में एक गुफा थी जहां वह अभी उतरी थी। वे छोटे बच्चे अभी भी टेलीपोर्टेशन संरचना की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी रानी उनसे कहीं ज्यादा होशियार है और उसने किसी भी स्थिति के लिए बैकअप संरचना पहले से ही तैयार कर रखी है, एलिस्ट्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा और गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करती है, जमीन पर एक संरचना दिखाई देती है और उस संरचना से चांदी की रोशनी चमकती है जो उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। एलिस्ट्रिया वहीं खड़ी रहती है और चांदी की रोशनी को अपने शरीर को स्कैन करने देती है। ये सुरक्षा संरचना थी जिसे उसने किसी और के गुफा में प्रवेश करने की स्थिति में बनाया था। अगर उसके अलावा कोई और गुफा में प्रवेश करता है तो उसे यहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। 5 सेकंड के बाद जमीन पर संरचना गायब हो गई और पूरी गुफा जगमगा उठी। जब गुफा जगमगा उठी तो एलिस्ट्रिया के सामने एक पूरी तरह से सजा हुआ स्थान दिखाई दिया जो वीआईपी कमरे जैसा दिखता है। एलिस्ट्रिया गुफा के गहरे हिस्से में चली गई और एक छोटे से कमरे के सामने आ गई। कमरे के सामने आने के बाद उसने अपने कुछ मैना को उसके बंद दरवाजे में डाला। जैसे ही उसने अपने मैना को डाला, कमरे का बंद दरवाजा खुल गया और एक टेलीपोर्टेशन शकल उसके सामने आ गया। इस टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग करके वह सीधे गेहेना साम्राज्य की राजधानी में जा सकती है जहां बैफोमेट आमतौर पर रहता है। बहुत कम लोगों को इस तरह का विशेषाधिकार प्राप्त है जहां वे सीधे दूसरे साम्राज्य की राजधानी में टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलिस्ट्रिया उनमें से एक है। बेशक अभी भी कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि वह इस टेलीपोर्टर का उपयोग करके अपने साथ 3 से अधिक लोगों को नहीं ला सकती है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था ताकि वह अपनी सेना को दूसरे राष्ट्र में भेजने के लिए इस गठन का उपयोग न कर सके। एलिस्ट्रिया गठन के केंद्र में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। बैफोमेट से बात करने के बाद मुझे टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। लगभग 10 साल हो गए हैं जब से मैं आखिरी बार टहलने के लिए बाहर गई थी। टेलीपोर्टेशन शकल सक्रिय होते ही एलिस्ट्रिया ने बड़बड़ाया। मुझे ड्रैगन राष्ट्र में जाकर उन घमंडी कमीनों के साथ खेलना चाहिए। शकल सक्रिय हो गया और एक चमकदार सफ़ेद रोशनी ने पूरे कमरे को ढक लिया। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो एलिस्ट्रिया कमरे से गायब हो गई। गेहेना साम्राज्य की राजधानी में बैफोमेट अपने सिंहासन कक्ष में बैठा था, जबकि जगन्नाथ उसे छाया क्षेत्र की सील तोड़ने की प्रक्रिया की प्रगति के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। उसे मिली रिपोर्ट के अनुसार माल्फासर बहुत अच्छा काम कर रहा है और छाया क्षेत्र की सील टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जगन्नाथ की रिपोर्ट सुनते समय बैफोमेट को अचानक महल के विशेष टेलीपोर्टेशन रूम से कुछ ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। मेरी अनुमति के बिना यहाँ टेलीपोर्ट करने वाला कौन इतना मूर्ख है? बैफोमेट की आंखों में एक ठंडी रोशनी गुजरी क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को टेलीपोर्टेशन रूम पर केंद्रित किया। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ टेलीपोर्ट करने वाला व्यक्ति कौन है तो उसका चेहरा सख्त हो गया। इस व्यक्ति को देखकर बैफोमेट के दिमाग में एक ही विचार आया, मुसीबत यहाँ है। ये परेशान करने वाली महिला यहाँ क्यों है? बैफोमेट ने मन ही मन चिल्लाया। उसे देखते ही उसके सिर में दर्द होने लगा। मास्टर, क्या कोई समस्या है? जगन्नाथ ने पूछा जब उसने देखा कि बैफोमेट अचानक परेशान दिख रहा है। वह पागल महिला यहाँ है, बैफोमेट ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा। वह किसी से भी निपट सकता है, लेकिन जब भी बात एलिस्ट्रिया की आती है तो वह पूरी तरह से असहाय हो जाता है। वह महिला पूरी तरह से पागल है जो लोगों को परेशान करना पसंद करती है। उसने एलिस्ट्रिया द्वारा की गई इतनी घटनाओं के बारे में सुना है कि कभी कभी उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह एक एल्फ के भेष में एक महिला शैतान है। उस महिला को यहाँ सुनकर जगन्नाथ तुरंत समझ गया कि उसके मालिक एल्फ रानी के बारे में बात कर रहे हैं। वह टेलीपोर्टेशन रूम में है, जाओ और उसे यहाँ ले आओ, बैफोमेट ने हाथ हिलाते हुए कहा। बैफोमेट की बात सुनकर जगन्नाथ ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। हम छाया क्षेत्र की सील तोड़ने के बहुत करीब हैं, ये परेशान करने वाली महिला इस समय यहाँ क्यों है? बैफोमेट ने बड़बड़ाया और आह भरी। 5 मिनट बाद सिंहासन कक्ष का दरवाज़ा खुला।
बहुत समय हो गया है छोटे बफी, एलिस्ट्रिया ने जो पुकारा उसे सुनकर बैफोमेट के चेहरे पर काली रेखाएं उभर आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और उस खूबसूरत योगिनी को देखा जो उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वे सबसे अच्छे दोस्त हों। जगानाथ उसके पीछे चल रहा था और किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि एलिस्ट्रिया के साथ बिताए 5 मिनटों में वह 10 साल बूढ़ा हो गया है। तुम यहाँ क्यों हो एलिस्ट्रिया? आरा, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ और तुम जीवन का पानी या कुछ भी नहीं मांग रही हो। एलिस्ट्रिया ने बैफोमेट के सवाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहा और एक कुर्सी पर बैठ गई। हमारे पास जीवन का जल नहीं है, क्या तुम्हें राक्षसी ओस चाहिए? बैफोमेट ने एलिस्ट्रिया के विचित्र व्यवहार से आश्चर्यचकित न होते हुए पूछा। राक्षसी ओस? क्या ये पहाड़ी ओस से बेहतर है? एलिस्ट्रिया ने चमकती आंखों से पूछा। यह आपकी स्वाद कलियों पर निर्भर करता है। ओह, तो मुझे यह नहीं चाहिए, एलिस्ट्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। राक्षसी ओस नाम उसे आकर्षक नहीं लगा। एलिस्ट्रिया द्वारा राक्षसी ओस को अस्वीकार करने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। भले ही वे सामान्य रूप से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जगन्नाथ को उन दोनों से एक दमनकारी आभा निकलती हुई महसूस हो सकती है। मुझे इस महिला को यहाँ लाने के बाद कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, जगन्नाथ ने अंदर ही अंदर रोते हुए कहा। तो तुम यहाँ क्यों हो? एलिस्ट्रिया के कुछ न बोलने के बाद बैफोमेट ने एक बार फिर पूछा। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? एलिस्ट्रिया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं कि तुम बिना किसी कारण के मुझसे मिलने आओगे। तो बस इतना ही कह दो कि तुम यहाँ क्यों हो, बैफोमेट ने थोड़े ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, तुम सही हो, हम इतने करीब नहीं हैं कि मैं बिना किसी कारण के तुमसे मिलने आऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, एलिस्ट्रिया ने स्ट्रॉ और जूस का डिब्बा निकालते हुए कहा। उसने स्ट्रॉ को कार्टन में डाला और उसे पीना शुरू कर दिया। फिर उसे बैफोमेट के बारे में याद आया और उसने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा कि क्या उसे भी चाहिए। बैफोमेट की आंखें हिंसक रूप से फड़क रही थीं और वह एलिस्ट्रिया को अपने साम्राज्य से बाहर निकालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व को याद करते हुए उसने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि उसे जूस कार्टन नहीं चाहिए, एलिस्ट्रिया ने अपने कंधे उचकाए और स्ट्रॉ से जूस का एक बड़ा घूंट लिया। क्या आप अपने सार क्लोन को अलग अलग निचली दुनिया में भेज रहे हैं? अचानक एलिस्ट्रिया ने जूस पीते हुए एक सहज स्वर में पूछा। बैफोमेट ने एलिस्ट्रिया की बात सुनकर भौहें चढ़ा दीं। उसने इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसलिए वह सोच रहा था कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और कई लोग अपने सार क्लोन को निचली दुनिया में भेजने की कोशिश करते हैं, इसलिए बैफोमेट ने इनकार नहीं किया और अपना सिर हिलाया। क्या आपको इससे कोई समस्या है? मुझे इससे क्या परेशानी होगी? एलिस्ट्रिया ने अपना सिर अपनी हथेली पर टिकाते हुए कहा। मुझे बस आश्चर्य है कि तुम दुनिया के प्रतिबंधों को पार करने में सक्षम हो। तुम्हें इससे आश्चर्यचकित होने वाला आखिरी व्यक्ति होना चाहिए, बैफोमेट ने कहा और उसके हाथ की हथेली पर एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा इकट्ठी हो गई। जैसे ही उसकी हथेली के चारों ओर ऊर्जा प्रकट हुई, उसके चारों ओर का स्थान हिलने लगा। मेरी राक्षसी ऊर्जा की अवधारणा विनाश है। ये तुम्हारी प्राकृतिक ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है। इसकी मदद से कुछ प्रतिबंधों को नष्ट करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, बैफोमेट ने कहा और उसकी हथेली के चारों ओर की ऊर्जा गायब हो गई। अपनी हथेली के चारों ओर की ऊर्जा गायब होने के बाद बैफोमेट ने एक बार फिर एलिस्ट्रिया की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि तुम ये सवाल पूछकर क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर तुम सीधे मुद्दे पर आ जाओ तो अच्छा रहेगा। मेरे पास तुमसे पूरे दिन बात करने का समय नहीं है। एलिस्ट्रिया ने कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैफोमेट को देखा। 1 मिनट बाद उसने अपना मुंह खोला और एक साधारण सवाल पूछा। क्यों? तुम अपने सार क्लोन को अलग अलग दुनिया में क्यों भेज रहे हो? अपने सार क्लोन की यादों में उसने उसे 3 राक्षसों से लड़ते हुए देखा जो छाया मरे हुए जैसे दिख रहे थे। संयोग से बैफोमेट ने भी कुछ साल पहले अपने सार क्लोन को उस दुनिया में भेजा था। वह पुष्टि करना चाहती थी कि क्या वह उन राक्षसों के बारे में जानता है या क्या वह किसी तरह से उनसे संबंधित है। एलिस्ट्रिया का सवाल सुनकर बैफोमेट उलझन में पड़ गया। भले ही वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है, लेकिन वह जानता था कि वह बहुत होशियार है और उसके दिमाग को देखते हुए उसे यकीन है कि वह पहले से ही अनुमान लगा सकती है कि वह अपने सार क्लोन को अलग अलग दुनिया में क्यों भेज रहा है। लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसे पता चल गया कि वह उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहती है और वास्तव में इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। अगर मैं इस सवाल का जवाब देकर उसे दूर भेज सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा सौदा है, बैफोमेट ने एलिस्ट्रिया को देखते हुए सोचा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि उसे पहले से ही कारण पता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कुछ पुष्टि करना चाहती है। मेरे लिए अपने सार क्लोनों को अलग अलग दुनिया में भेजने का कोई विशेष कारण नहीं है। बाकी सभी की तरह मैं भी अपनी सेना की क्षमता को बढ़ाना चाहता हूँ। निचली दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को उनके उत्थान के दौरान राक्षसों में विकसित होने के लिए प्रभावित करके, बैफोमेट ने शांत मुस्कान दिखाते हुए कहा और आगे कहा।
चूंकि मेरे अलावा कोई और नहीं है जो दुनिया के प्रतिबंधों को पार कर सकता है, इसलिए इस अवसर का लाभ न उठाना मेरे लिए बेकार होगा। बैफोमेट की बात सुनकर एलिस्ट्राया ने उसे संकुचित आंखों से देखा। क्या यही एकमात्र कारण है? इसके अलावा मेरे पास और क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि निचली दुनिया में कीमती खजाने हैं, है न? बैफोमेट ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। बैफोमेट की बात सुनकर एलिस्ट्रिया गहरी सोच में पड़ गई। छाया मरे हुए जैसे दिखने वाले उन 3 राक्षसों को देखने से पहले उसने ये भी अनुमान लगाया कि वह लोगों को विकसित राक्षसों में प्रभावित करने के लिए निचली दुनिया में अपने क्लोन भेज रहा है। लेकिन उन 3 राक्षसों को देखने के बाद वह संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह उन 3 राक्षसों से संबंधित है। यही वजह है कि वह उससे व्यक्तिगत रूप से पूछने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन अब जब बैफोमेट कह रहा है कि वह अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए अपने क्लोन भेज रहा है, तो एलिस्ट्रिया जानती थी कि वह सच बोल रहा है। उसे पता था कि वह सच बोल रहा है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। अगर कोई झूठ बोल भी रहा है तो वह अपनी एक स्किल की वजह से एक नज़र में ही बता सकती है। कोई नहीं जानता था कि एलिस्ट्रिया के पास आई ऑफ ट्रुथ नामक एक स्किल है। इस स्किल की वजह से वह बता सकती है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं सिर्फ एक नज़र से। और जब बैफोमेट पहले बोल रहा था तो वह हर समय इस कौशल का उपयोग ये देखने के लिए कर रही थी कि वह सच बोल रहा है या नहीं। आश्चर्यजनक रूप से बैफोमेट ने पहले झूठ नहीं बोला था और वह सिर्फ निचली दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ लाकर अपनी सेना की क्षमता बढ़ाना चाहता था। क्या इसका मतलब यह है कि उसका उन 3 राक्षसों से कोई लेना देना नहीं है जो छाया मरे हुए लोगों के समान थे? एलिस्ट्रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वह वास्तव में कुछ पुष्टि करने के लिए यहाँ है, बैफोमेट ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सोचा जब उसने उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखा। वह वास्तव में उत्सुक था कि एलिस्ट्रिया ये जानकर क्या पुष्टि करना चाहती थी कि वह अपने क्लोन के साथ क्या कर रहा है। 1 मिनट तक सोचने के बाद भी एलिस्ट्रिया किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंत में उसने एक बार फिर बैफोमेट की ओर देखा और दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम छाया सम्राट से संबंधित कुछ कर रहे हो? एलिस्ट्रिया की बात सुनकर बैफोमेट अंदर से चौंक गया, लेकिन बाहर से उसके हाव भाव नहीं बदले। तुम्हारा क्या मतलब है? बैफोमेट ने पूछा, ये सोचकर कि एलिस्ट्रिया को छाया क्षेत्र के बारे में पता है। हालांकि उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन अपनी सत्य की आंखों से एलिस्ट्रिया उसके पहले के सवाल को सुनने के बाद भी उसकी अस्थिर भावनाओं को देख पा रही थी। वह वास्तव में कुछ ऐसा कर रहा है जो छाया सम्राट से संबंधित है, एलिस्ट्रिया ने उसकी अस्थिर भावनाओं को देखने के बाद सोचा। लेकिन भले ही वह कुछ कर रहा हो, मुझे नहीं लगता कि यह उन 3 राक्षसों से संबंधित है जिन्हें मैंने अपनी सार क्लोन यादों में देखा था, या निचली दुनिया में वह अपने क्लोन भेज रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अपनी सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने क्लोनों को निचली दुनिया में भेज रहा है, जबकि वह ऊपरी दुनिया में छाया सम्राट से संबंधित कुछ खोज रहा है। 1 सेकंड से भी कम समय में एलिस्ट्रिया के दिमाग में अनगिनत विचार आए और उसने अपनी सारी जानकारी को व्यवस्थित किया। लेरेथ ने मुझे बताया कि बैफोमेट ने माल्फासर को किसी गुप्त मिशन पर कहीं भेजा है, क्या ये छाया सम्राट से संबंधित हो सकता है? उसने सोचा और बैफोमेट की ओर देखा जो भ्रमित चेहरे के साथ उसे देख रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं अभी भी अस्थिर थीं। जो भी हो, ऐसा नहीं है कि वह उस कमीने से संबंधित चीज़ों की तलाश करने वाला अकेला व्यक्ति है। आखिरकार कोई भी नहीं जानता कि उस समय उसकी मृत्यु कैसे हुई, एलिस्ट्रिया ने सोचा जब अतीत की कुछ अप्रिय यादें उसके दिमाग में आईं। कुछ नहीं, चूंकि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है इसलिए मैं अब विदा लेती हूँ, एलिस्ट्रिया ने कहा और खड़ी हो गई। बैफोमेट एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वह नहीं जानती कि उसके पास छाया क्षेत्र का स्थान है। एलिस्ट्रिया ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि वह क्या खोज रहा है। वह ये पुष्टि करने के लिए यहाँ आई थी कि क्या उसका उन 3 राक्षसों से कोई संबंध है जो छाया मरे हुए की तरह दिख रहे थे। और अब जब उसने पुष्टि कर दी है कि वह उनसे संबंधित नहीं है, तो वह उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी है। यहाँ अपना दिमाग भुनाने के बजाय वह ड्रैगन जनजाति में जाकर उन घमंडी छिपकलियों के साथ खेल सकती है। ओह ठीक है, अचानक एलिस्ट्रिया रुक गई और बैफोमेट की ओर देखा। चूंकि तुमने मेरे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। बैफोमेट ने कुछ नहीं कहा और बस उसकी ओर देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। मुझे पता है कि तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो छाया सम्राट से संबंधित है। बैफोमेट की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एलिस्ट्रिया को सुना। अब मुझे इस तरह मत देखो, मुझे ईमानदारी से परवाह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम छाया सम्राट से संबंधित हर काम करना बंद कर दो। भले ही वह आदमी पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी मौत बहुत रहस्यमयी थी। कोई नहीं जानता कि उस समय क्या हुआ था, इसलिए अगर तुम किसी छिपे हुए खतरे का सामना नहीं करना चाहते हो तो बस जो कुछ भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो उसे करना बंद कर दो, एलिस्ट्रिया ने बैफोमेट को गंभीरता से देखते हुए कहा। एलिस्ट्रिया की बात सुनकर बैफोमेट ने कुछ दिनों पहले हुई छाया क्षेत्र की असामान्यता के बारे में सोचा, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पाया कि एलिस्ट्रिया क्यों चाहती थी कि वह छाया सम्राट से संबंधित हर काम करना बंद कर दे।
जहां तक उसे पता था कि वह वास्तव में अन्य लोगों की परवाह नहीं करती है, इसलिए वह वास्तव में उत्सुक था कि वह उसे यह सलाह क्यों दे रही थी। क्या कोई विशेष कारण है कि तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो? बैफोमेट की बात सुनकर इलिस्ट्रिया कुछ देर तक बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। जब बैफोमेट सोच रहा था कि वह जवाब नहीं देगी, तब एलिस्ट्रिया ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं अनंत रात जैसी घटना को फिर से नहीं देखना चाहती। एलिस्ट्रिया की बात सुनकर बैफोमेट का शरीर कांप उठा, क्योंकि उसे इतिहास की सबसे कुख्यात घटना का विवरण याद आ गया। अनंत रात्रि इतिहास की सबसे कुख्यात घटना है, और इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति छाया सम्राट था। फ्रोजन मोनार्की उस साम्राज्य का नाम है जिस पर विंटरक्लाव शासन करता है। फ्रोजन राजशाही के शासन में कई देश हैं। फ्रोजन राजशाही के तहत हर एक देश पर एक अलग जाति का शासन है, और इन जातियों के शासक विंटरक्लाव के अधीनस्थ हैं। निक्टोपिया फ्रोजन राजशाही के शासन के तहत आने वाले देशों में से एक हुआ करता था, और वह स्थान भी था जहां फ्रॉस्ट्रेथस रहा करते थे। निक्टोपिया फ्रोजन राजशाही के तहत सबसे मजबूत देशों में से एक था, क्योंकि फ्रॉस्ट्रेथस दुनिया की औसत जातियों से अधिक मजबूत थे। लेकिन ये सब अतीत की बात है, क्योंकि वर्तमान समय में एक भी फ्रॉस्ट्रेथ जीवित नहीं है। फ्रॉस्ट्रेथस की पूरी जाति पहले ही विलुप्त हो चुकी है, और इसका कारण छाया सम्राट है। कोई नहीं जानता कि इसका कारण क्या था, लेकिन एक दिन छाया सम्राट निक्टोपिया आया और अपने एक हुनर का इस्तेमाल करके पूरे देश को बंद कर दिया, ताकि कोई भी वहां से भाग न सके। जब उसने पूरे देश को बंद कर दिया, उस दिन इतिहास की सबसे कुख्यात घटना घटी। कोई नहीं जानता कि फ्रॉस्ट्रेथ ने ऐसा क्या किया कि छाया सम्राट इस तरह क्रोधित हो गया, लेकिन उस दिन फ्रॉस्ट्रेथ की पूरी जाति को अकेले ही छाया सम्राट ने मार डाला। निक्टोपिया में 50 मिलियन से ज्यादा फ्रॉस्ट्रेथ रहते थे, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। इस घटना से पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही व्यक्ति ने पूरी जाति का वध कर दिया हो। यही वह घटना थी जिसने छाया सम्राट की असली ताकत को उजागर किया। इस घटना से पहले हर कोई सोचता था कि छाया सम्राट पांचों सम्राटों में सबसे कमजोर है, क्योंकि उनके विपरीत उसका कोई साम्राज्य नहीं था जिस पर वह शासन करता हो, और वह हमेशा कम प्रोफाइल में रहता था, किसी से नहीं मिलता था। अन्य राजाओं के विपरीत जिन्होंने कई मौकों पर अपनी शक्तियां दिखाईं, छाया सम्राट ने इस घटना से पहले कभी अपनी शक्ति नहीं दिखाई। लोगों को यहां तक संदेह होने लगा कि छाया सम्राट के पास एक भी हुनर नहीं है, क्योंकि किसी ने उसे कभी कोई हुनर इस्तेमाल करते नहीं देखा। लेकिन जिस दिन उसने निक्टोपिया पर हमला किया, पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ी घटना थी, क्योंकि छाया सम्राट पहली बार किसी देश पर हमला कर रहा था, इसलिए इसने दुनिया भर के सभी शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अन्य 4 सम्राट भी शामिल थे। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो वे सभी ये देखने गए कि वहाँ क्या हो रहा है। पहले तो उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आखिरकार जो कुछ उन्होंने जाना था उससे छाया सम्राट ने अकेले पूरे देश पर हमला कर दिया। अन्य सम्राटों को भी लगा कि वह ये सब सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा है, क्योंकि वे भी अकेले पूरे देश पर हमला करके उसे नष्ट करने में आश्वस्त नहीं थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे और देखा कि काले घूंघट से ढके निक्टोपिया में क्या हो रहा है, तो वहां आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा भय से कांप उठी। यहां तक कि इलिस्ट्रिया और अन्य सम्राट भी वहां पहुंचकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि शैडो मोनार्क फ्रॉस्ट्रेथस की सेना के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़ेगा, लेकिन उन्होंने जो देखा वह एक नरसंहार था, एक क्रूर नरसंहार जहां फ्रॉस्ट्रेथस को फ्रॉस्ट्रेथस जैसे दिखने वाले काले राक्षसों द्वारा जिंदा खाया जा रहा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वे काले फ्रॉस्ट्रेथस अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हमला कर रहे थे। वे फ्रॉस्ट्रेथस के सभी हमलों को नजरअंदाज कर रहे थे और उन्हें जिंदा खा रहे थे। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, जैसे ही कोई फ्रॉस्ट्रेथ मरता है, उसके आधे खाए हुए शरीर से एक काला फ्रॉस्ट्रेथ निकल आता है और दूसरे फ्रॉस्ट्रेथस पर हमला करना शुरू कर देता है। ये खबर मिलने के बाद कि शैडो मोनार्क निक्टोपिया पर हमला कर रहा है, विंटरक्लाव वहां शो देखने गया जहां उसके अधीनस्थ शैडो मोनार्क को रैपल से दूर ले जाएंगे। आखिरकार वह भी अकेले पूरी जाति के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं है। लेकिन जब उसने क्रूर नरसंहार देखा जहां उसके अधीनस्थों को जिंदा खाया जा रहा था, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि वह सीधे उस घूंघट से गुजर गया जिसे छाया सम्राट ने उसे रोकने के लिए निक्टोपिया पर डाला था। विंटरक्लॉ ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे भी छाया सम्राट ने पीटा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विंटरकॉल को घायल करने के बाद छाया सम्राट रुका नहीं और सिर्फ एक रात में निक्टोपिया का पूरा देश मृतकों की भूमि में बदल गया। नरसंहार के अंत में सभी फ्रॉस्ट्रेथ मारे गए और पूरा देश लाखों काले राक्षसों से भर गया जो छाया सम्राट के सामने घुटने टेक रहे थे। ये वह दिन था जब पूरी दुनिया ने छाया सम्राट की असली ताकत देखी। लेकिन जिस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया वह थी जाने से पहले उसने जो आखिरी काम किया। अपने सामने घुटने टेक रहे लाखों काले फ्रॉस्ट्रेथ को देखकर उसने कोई भावना नहीं दिखाई और सिर्फ 3 शब्द बोले, अनंत आत्मा विनाश।
किसी कारण से जब लोगों ने ये शब्द सुने तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और अगले ही पल छाया सम्राट के सामने घुटने टेक रहे लाखों राक्षस पीड़ा में चिल्लाने लगे। जब लोगों ने उन राक्षसों को पीड़ा में मुरझाते देखा तो उनकी आंखें डर के मारे कांप उठीं। वहां मौजूद हर कोई शक्तिशाली था, इसलिए वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। छाया सम्राट के उन 3 शब्दों को कहने के बाद उन काले राक्षसों की आत्माएं नष्ट हो रही थीं। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उनकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद एक अजीब शक्ति उनकी आत्मा का पुनर्निर्माण करेगी और फिर उनकी आत्मा एक बार फिर से नष्ट हो जाएगी। ये दर्द का कभी न खत्म होने वाला चक्र था जहां उनकी आत्मा बार बार नष्ट हो रही थी। उन 3 शब्दों को कहने के बाद छाया सम्राट वहां इकट्ठा हुए लोगों को देखे बिना वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी वे काले राक्षस पीड़ित होते रहे। राजाओं सहित किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि छाया सम्राट उनके लोगों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। काले राक्षसों का पीड़ा चक्र लंबे समय तक चला और केवल तब समाप्त हुआ जब भविष्य में अज्ञात कारणों से छाया सम्राट की मृत्यु हो गई। हालांकि एलिस्ट्रिया सिर्फ बेफोमेट को याद दिला रही थी, फिर भी वह ये याद करके सिहर उठती है कि कैसे उन काले राक्षसों को लंबे समय तक सताया गया था। हालांकि उस समय उसका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन बेफोमेट ने भी अनंत रात की घटना के बारे में सुना था। उसे यकीन नहीं था कि उसने इतिहास में जो पढ़ा है वह सच है या नहीं, लेकिन उसने एलिस्ट्रिया की सलाह को हल्के में नहीं लिया और अपना सिर हिला दिया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, उसने एलिस्ट्रिया से कहा और वहां से सीधे ड्रैगन जनजाति की ओर उड़ता हुआ चला गया।